चलो अब देखते हैं, हम क्या देखेंगे, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के जब हम इंटरनल वाले पार्ट में जाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। हम अर्थ को कैसे कैसे पता कर सकते हैं कि अर्थ के नीचे क्या है। इसको हम दो तरीके से पता कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये अर्थ हमारी, ठीक है, हम अर्थ के यहाँ इस पार्ट में है, ठीक है, हमें अर्थ के नीचे वाले पार्ट में जाना है। तो हम इसके बारे में कैसे कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम या तो डायरेक्ट पता लगा सकते हैं या फिर इनडायरेक्ट, दो तरीके से पता लगा सकते हैं। तो इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ, इसमें हम जा रहे हैं और इसके बारे में जब हम जाएंगे, इसको हम दो तरीके से पता लगाएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बोलते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। इसको हम दो तरीके से पता लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट को बोलते हैं प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। या तो प्रत्यक्ष रूप से पता लगाएं या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पता लगाएं। डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, या तो हम जो अर्थ है, इस अर्थ को हम खोदने लग जाएं यहां से, ठीक है, हम गड्ढा करें, गड्ढा कर करके हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, गड्ढा करेंगे, गड्ढा करके हम पता लगाएंगे, यानी कि हम ड्रिल करेंगे। तो डायरेक्ट सोर्स के अंदर आपके क्या आ जाएगा, एक तो आपका पार्ट आ जाएगा ड्रिलिंग। कौन सा पार्ट आ जाएगा, ड्रिलिंग। या तो हम ड्रिल करें, ड्रिल करेंगे तब हमें पता लग सकता है, ठीक है। या फिर वोल्केनो। वोल्केनो कहां से आता है, जमीन के नीचे से आता है। जो मेग्मा, जो लावा आता है, वो कहां से आता है, जमीन के एकदम नीचे से आता है। तो जमीन का जो पार्ट है वही तो बाहर आ रहा है वोल्केनो में। तो डायरेक्ट सोर्स में आएगा फिर इनडायरेक्ट सोर्स में आएगा, डायरेक्ट सोर्स में, डायरेक्ट में आएगा ना, क्योंकि हम आंखों देखे पता कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सोर्स में आपकी दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी, ड्रिलिंग और सेकेंड वोल्केनो। ड्रिलिंग को बोलते हैं भेदन, भेदन, और इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। समझ में आ रहा है अभी तक, ठीक है। अब हम जाते हैं इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट के बारे में हमें कैसे पता लग सकता है, इनडायरेक्ट के जानने के तरीके अलग अलग हैं। कुछ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमारी जो अर्थ है ना, अंदर से लिक्विड पार्ट है या फिर सॉलिड पार्ट। तो बोला कि आप जैसे ये अर्थ वाला पार्ट है, ये पूरी अर्थ मानते हैं हम, ठीक है। इस पूरे अर्थ में अगर आप यहां से खोदोगे, खोदने लगोगे, ड्रिल करते जाओगे, तो जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाओगे तो टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है या कम होता है, बढ़ता है। क्योंकि नीचे जाएंगे तो हमें क्या लगने लग जाएगी, गर्मी लगने लगेगी। जैसे कुंड होता है, कुंड जब हम साफ करते हैं, कुंड के अंदर नीचे जाते हैं तो हमें एकदम भयंकर उमस होने लग जाती है ना। उसी तरह से जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस में जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन एक बात बताओ, अर्थ की गहराई बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्या हम ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्या हम ड्रिलिंग कर सकते हैं इतनी। आज तक हमने हाईएस्ट जो ड्रिल किया वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास किया। हाईएस्ट ड्रिल कितना किया है, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर से आगे हम किस चीज से ड्रिल करें, इतनी लंबी चीज भी तो होनी चाहिए ना हमारे पास, है ना। तो 6175 किलोमीटर, इतना 6125 किलोमीटर, इतना नीचे तक जाना अपने आप में भी एक असंभव काम है। तो ड्रिल से हम पता नहीं लगा सकते कि हमारी अर्थ के नीचे क्या क्या है, नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। वोल्केनो से, वोल्केनो से भी जो मटेरियल आ रहा है, जो भी मटेरियल आ रहा है वो किस पार्ट से आ रहा है हमें ये भी नहीं पता। वो हमारे सामने तो आ गया, कोई पत्थर आ गया, ह्यूमिस स्टोन आ गए, ये सारे स्टोन, ये पत्थर जो आ तो गए, मगर अर्थ के कौन से पार्ट से आए क्या हम ये बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो डायरेक्ट सोर्स जो है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसकी लेयर्स कैसी है, उसके बारे में हम डायरेक्ट सोर्स से पता नहीं लगा पा रहे। तो हम किसकी तरफ गए,
इनडायरेक्ट सोर्स की तरफ। इनडायरेक्ट सोर्स में क्या क्या चीजें हैं, पहले उनका नाम लिखते हैं, उस बारे में उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा समझते हैं। आपके सिर्फ नाम आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट सोर्स और द इनडायरेक्ट सोर्स, उसमें से नाम दे देंगे, आपको फिर चूज करना होता है कि ये डायरेक्ट सोर्स है और ये इनडायरेक्ट सोर्स है, आपका इतना ही काम होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्स में आप लिखो, इनडायरेक्ट सोर्स में आपका एक पहले आ जाएगा टेम्परेचर, ताप, मैं इतना ही लिख रहा हूं, आप समझ जाना, टेम्परेचर, ताप। दूसरा दाब, प्रेशर, दाब। तीसरा, ये साथ साथ में लिखते जाओ आप, अब जो बना रहा हूं ना वो साथ साथ में लिखते जाओ। क्या, छोटा करो, चलो फिर पहले लिख ही देते। घनत्व, डेंसिटी, घनत्व। फिर आपका आ जाएगा भूचुंबकत्व, देखो। हो गया, के बारे में लिखो, मेटियोराइट्स, METEOI, उल्का पिंड। के बाद में आपका आ जाएगा ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व। के बाद में आपका आ जाएगा भूचुंबकत्व, जिसको क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेटिक, भूचुंबकत्व। आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको ये समझा दूंगा, आपका इसमें किसी का काम नहीं है, आपको इनमें से जो समझना है ना वो अब वाला है, तो बोलते हैं सिस्मिक वेव्स, हम इसको सही से देखेंगे बस। सिस्मिक वेव्स तो क्या बोलते हैं, कंप विज्ञान, कंप, कंपित तरंगे, ये नोट कर लो। हो गया, भूचुंबकत्व हिंदी में है। आपको डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स पता लग गया। डायरेक्ट सोर्स में आपके दो चीजें हैं, कौन कौन सी, ड्रिलिंग और वोल्केनो। अब ये सारी की सारी इनडायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट कैसे हुई, ये इनडायरेक्ट कैसे हुई, हम इन सभी का सारा क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, सारा का सारा क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ये होगा तो ये हो सकता है। क्लियर, इसी को क्या बोलते हैं, अनुमान लगाना। अनुमान लगाने को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली, कहते हैं ना तुमने मुझे इनडायरेक्टली ये बात बोली है ना। उसी तरह से हम अर्थ के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम इनडायरेक्टली देख रहे हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर आखिरकार कैसा है। पहले हम उठाते हैं टेम्परेचर को। कुछ वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बोला कि अर्थ की सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो लोगों का मानना हुआ कि अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, कुछ पार्ट वो क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ेगा तो पूरा जो नीचे वाला पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, लिक्विड में, लिक्विड में। तो कुछ लोगों का मानना ये हुआ तो ऊपर वाला पार्ट है वो किस में है, सॉलिड में, और जो नीचे वाला पार्ट है वो किस में है, लिक्विड में। ये था आपका टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा, दूसरा जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, प्रेशर। तो हम किसको समझेंगे, प्रेशर को समझेंगे।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो व्यक्ति हुए ना, इन्होंने बोला कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं, आपका जो टेम्परेचर है, आपका जो टेम्परेचर 32 मीटर की जैसे आप गहराई में जाएंगे, 32 मीटर की जब गहराई में जाएंगे तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट लिख लेना आपका। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से नीचे जाते हैं, यानी 32 मीटर की सरफेस, 32 मीटर की गहराई में जाने पर आपका कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। ऐसे उल्ट वो बात तो एक ही हो गई ना, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, पकड़ा तो कान ही जा रहा है। अब ये आती है सिर्फ लैंड के नीचे है, इसमें नहीं है, एटमॉस्फेयर में नहीं है, ये सिर्फ लैंड का काम है। ठीक है, आप ये नहीं है कि सरफेस से आप एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया वो, ये सिर्फ और सिर्फ लैंड का पार्ट। ठीक है, उसके बाद में आपका क्या था? प्रेशर। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना ये होगा कि भैया अगर आप अगर आप 32 मीटर की बात बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अर्थ की सरफेस तो बहुत नीचे तक है, बहुत नीचे तक जाएंगे तो हर चीज लिक्विड में मिलेगी। अगर हर चीज लिक्विड में मिलेगी तो वोल्केनो जब नीचे से आता है तो कुछ सॉलिड पार्ट कैसे लेके आता है? बड़े बड़े पत्थर कैसे लेके आता है? ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं होगा, है ना? तो इनका क्या मानना हुआ? तो इनका मानना हुआ कि सिर्फ एक फैक्टर आपने बताया है, इसका दूसरा फैक्टर भी है। वो फैक्टर क्या है? टेम वो अब दो चीजें साथ में पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी? एक तो आपका दाब, जिसको क्या बोलते हैं? प्रेशर प्लस डेंसिटी। आप इन दोनों चीजों को भी साथ में देखिए। बोला बताओ कैसे? इन्होंने बोला आपकी बात सही है कि जैसे जैसे अगर नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये मान लेते हैं ये अर्थ की सारी लेयर्स है एक साथ में। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये एक पेपर लूं, मैं इसको जलाऊं, ठीक है, जल जाएगा आसानी से। कितनी टाइम में जल जाएगा? सॉरी, पहले सिर्फ ये पेपर लेते हैं, इतना सा। यहां से जलाऊंगा, कितने सेकंड में जल सकता है? अगर मैं लाइटर से जलाऊंगा तो कितनी सेकंड में? लगभग 2-3 सेकंड में जल जाएगा। अब मैं इसको फोल्ड कर दिया, अब कितनी सेकंड में जलेगा? क्या 2 सेकंड में जलेगा या ज्यादा टाइम लगेगा? ज्यादा टाइम लगेगा। अब ऐसे करते करते मैंने कई सारी लेयर्स जोड़ ली। अब मुझे यहाँ से जलाना है, अब इसको जलाने में मुझे कितना टाइम लगेगा? और ज्यादा टाइम लगेगा, हो सके मुझे 1 मिनट लग जाए। उसी तरह से अर्थ भी क्या एक पूरे के पूरे लेयर में है। ठीक है, तो जो नीचे वाली लेयर है, जो नीचे वाली लेयर है, ये टेम इसको इसको जलाने के लिए, यानी कि इसको पिघलने के लिए, आपको मेल्ट होने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। ज्यादा टेम्परेचर क्यों चाहिए होगा? इसके ऊपर क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। जैसे कि इस ये पेज है, इसके ऊपर मैंने और सारी किताबें रख दी। अब ये जलने में टाइम लगेगा इसको, क्यों लगेगा? क्योंकि मैंने इसके ऊपर क्या दे दिया? प्रेशर दे दिया। मैं बोल सकता हूँ कि इसकी डेंसिटी बढ़ गई, इसकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी क्या होती है? क्या होता है? इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आज आपको 3-4 टाइप के लड्डू दिखा देता हूँ। गणेश जी का महीना चल रहा है तो, है ना? एक लड्डू ये वाले आते हैं, मोतीचूर के, है ना? जिसमें हर एक पार्ट एकदम पास पास में, एकदम छोटे वाले, वो आते हैं। फिर एक कुछ लड्डू आते हैं जो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जिसके डोट्स थोड़े बड़े बड़े होते हैं, है ना? ऐसे करके बीच में काफी गैप होता है उनमें, होता है ना? कभी कभी तो उनके बीच में से चींटी भी चली जाती है ना? और कुछ लड्डू ऐसे होते हैं जो मूढ़ी होती है ना, मूढ़ी भेल, भेल की, उससे बनाए जाते हैं लड्डू। तो वो कुछ उनमें और ज्यादा गैप होता है ना?
कुछ इस तरह से लड्डू होते हैं अलग अलग, ये पूरा शेप बना लेना आप, ठीक है। इसके अंदर गैप कम कम है, इसका घनत्व क्या है, इसको मैं बोल दूं डेंसिटी क्या है इसकी, ज्यादा है, ठीक है। इसकी डेंसिटी इसके कंपैरेटिवली कम है, तो इसकी डेंसिटी सबसे कम है, सबसे कम है, तो डेंसिटी क्या पता लग गई, डेंसिटी क्या पता लग गई, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं आयतन, ये क्या होता है, बात इसने एकदम सही की, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान। जैसे कि कोई एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लेते हैं एक इतना सा क्लासरूम है, ठीक है, इसके अंदर अभी 5 बच्चे बैठ सकते हैं, कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 5 बच्चे बैठ सकते हैं। अगर मैंने ये दीवार तोड़कर थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दिया, इसका साइज इतना कर दिया, अब इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं, 10 बैठ सकते हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इस क्लास का क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, क्या बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम समझ में आ गया, डेंसिटी समझ में आ गई, प्रेशर समझ में आ गया, टेम्परेचर समझ में आ गया, आगे चलते हैं। हम काम करते हैं, यानी कि डेंसिटी बढ़ गई, ठीक है। आप बोल रहे थे कि नीचे नीचे जाएंगे तो गहरा, नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ठीक है। अब यहां तक जाएंगे ना, तो इनका मानना यह था जैसे जैसे अर्थ में जाता ना टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बोला कि अर्थ का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट वो किसमें है, सॉलिड में है, ठीक है। उसके जो बीच का पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और जो अर्थ के जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। ये सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो गया भाई, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होगी, सबसे ज्यादा हाई क्यों होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, ऊपर सॉलिड वाला पार्ट, फिर वापस लिक्विड वाला पार्ट, तो नीचे वाले जो पार्ट है उसका क्या बढ़ गया, उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया तो डेंसिटी बढ़ गई, डेंसिटी बढ़ गई, इसको जलाने के लिए आपको और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, और वो टेम्परेचर यहाँ पर है नहीं जो इसको जला सके, इस वजह से ये जो पार्ट है वो किसमें है, सॉलिड में। क्लियर। एक बार ये आप अपने हिसाब से अगर कुछ लिखना चाहो बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि देखो मैं लिखवाऊंगा, आपके लिखने का काम का नहीं है, आपको बस याद रहे इस वजह से आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है ना। आपका पेपर में क्या आता है, आपके पेपर में आप सिर्फ ये वाला पार्ट देखोगे, डायरेक्ट सोर्स कौन से है और इनडायरेक्ट सोर्स कौन से है, डायरेक्ट में ये है और इनडायरेक्ट में ये है, एक नंबर पॉइंट। दूसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से बनता है, इसको हम सही से करेंगे। ये सिर्फ टेम्परेचर की बात है, कि अलग अलग टेम्परेचर है, मैंने उसका बताया, रियल में ये नहीं है, रियल में वो नहीं है, मैंने अभी सिद्धांत बताए, थ्योरी बताई है, जो टेम्परेचर वाला है उनका ये कहना है, मेरा कहना ये नहीं है। टेम्परेचर वालों का कहना है कि ऊपर वाला पार्ट सिर्फ सॉलिड है, नीचे वाला पार्ट सिर्फ लिक्विड है, वो टेम्परेचर वालों का कहना है, वो सिर्फ उनका कहना है, टेम्परेचर वाले जो वैज्ञानिक है उनका कहना है, हमारा नहीं। असल में ऐसे नहीं है, असल में कैसा है वो मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं, अभी आप ये बना लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। आगे आपको नाम आ रहा है मीटियोराइट्स, आगे नाम कौन सा आ रहा है, मीटियोराइट्स। ये क्या होते हैं, उल्का पिंड। अंतरिक्ष में आपने देखे होंगे बड़े बड़े पत्थर घूमते, आवाज नहीं, अंतरिक्ष में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर घूमते रहते हैं, है ना। वो जो बड़े बड़े पत्थर जो चक्कर लगाते रहते हैं पूरे अंतरिक्ष में, उन्हीं को क्या बोलते हैं, मीटियोराइट्स, उन्हीं को बोलते हैं उल्का पिंड। आप एक बार के लिए इतना देखोगे, आगे चलकर हम इन दो चीजों में एक अंतर देखेंगे, यहाँ पर काम का नहीं है, इसीलिए मैंने ये दोनों चीजें एक ही बता रहा हूँ। मीटियोराइट्स से रिलेटेड एक वर्ड और होता है जो हमारी अर्थ के ऊपर आता है, आपने देखा होगी कई कई जगह पर उल्का पिंड हमारी पृथ्वी के ऊपर आकर गिरते हैं, ठीक है। जब स्टार्टिंग में अर्थ बनी थी, जब स्टार्टिंग में अर्थ बनी थी, अर्थ सिर्फ पूरा ब्रह्मांड पूरा एक ही पार्ट था, एक ही पार्ट था। फिर ये आगे चल चल के धीरे धीरे क्या बन गया, सिर्फ अर्थ बनी, ठीक है। फिर अर्थ से एक कोई चीज टकराई, पत्थर टकराया, इससे अलग क्या हुआ, मून बना, अर्थ का ही अलग पार्ट माना जाता है, उससे टकराया पत्थर,
तो अर्थ का एक पार्ट अलग हो गया तो क्या बना, मून बना, ये मानना था। तो पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बना हुआ है, तो जो चीज बाहर घूम रही है वही चीज इसके अंदर होगी। ठीक है, जैसे ही अंतरिक्ष का कोई पत्थर पृथ्वी की आग के ऊपर गिरता है, हम क्या मानते हैं, अर्थ के अंदर भी शायद ऐसे कुछ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, शायद पाए जाते हैं, तुक्का ही लगा रहे हैं। तो ये भी क्या एक इनडायरेक्ट सोर्स है। डायरेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देख तो पा रहे हैं हम, देख तो इसको भी पा रहे हैं, जब ये अर्थ के ऊपर आके गिर जाता है तो देख तो पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि शायद। क्लियर, इसी वजह से ये भी क्या एक इनडायरेक्ट सोर्स है। उसके बाद में आता है ग्रेविटी। ग्रेविटी, अब पृथ्वी के अंदर ग्रेविटी कैसे बनती है, जैसे जैसे कोई चीज ज्यादा सॉलिड होगी उसमें वेराइटी चेंज होगी, तो उसी हिसाब से ग्रेविटी भी एक इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में यहाँ पर काम करती है। कि ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी कब काम करती है, जब वो पार्ट सॉलिड वाला पार्ट हो, ठीक है, उस क्षेत्र का जो पार्ट हो उसी हिसाब से ग्रेविटी काम करते हैं। तो ग्रेविटी भी क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है। अगला है जियोमैग्नेटिक। जियोमैग्नेटिक क्या होता है, ये आपका पूरा सिलेबस में कहीं भी नहीं है, पूरे सिलेबस में भी कहीं नहीं है। हमारे यहाँ पे जियोमैग्नेटिक जो लाइन होती है वो धुआं के ऊपर से जाती है, पता है, लेकिन आपके कोई काम का नहीं है, इसके ऊपर हम टाइम खर्च नहीं करने वाले। जो चीज छोड़नी है वह मैं तुरंत छुड़वा रहा हूँ, ठीक है ना। हम चाहते हैं तो इसको, इसके ऊपर पूरे के पूरे एक लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं जियोमैग्नेटिक के ऊपर। हमारी जियोमैग्नेटिक जो लाइन है वो अर्थ की जो, अर्थ का जो एक्सिस है उससे लगभग 11 डिग्री का एंगल भी बनाती है, ये सब भी है, लेकिन आपके कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये पार्ट मैं पूरा का पूरा छुड़वा रहा हूँ। एक लाइन ये है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। उसी तरह से हमारे एक इक्वेटर और है, ये वाली, ये है जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। अर्थ का ये एक एक्सिस है, सीधा सीधा एक्सिस है, अर्थ की ये क्या एक्सिस है, लेकिन यहाँ से एक दूसरी एक्सिस भी जाती है जिसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक एक्सिस। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो लगभग 11 डिग्री का है, 11 डिग्री के आसपास है। ठीक है, लेकिन ये आपका कोई काम का नहीं है, ये तुरंत के तुरंत आपको छोड़ना है। ठीक है, इसी वजह से ये छुड़वा दिया। अगला है आपका सिस्मिक वेव्स, ये आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। हेडिंग डालो सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। इनमें से अगर आप जो भी नोट करना चाहते हैं, 2 मिनट का टाइम है, आप अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं। क्या, माना जाता है, तो माना जाता है कि जो मीटियोराइट्स है, मीटियोराइट्स भी उसी चीज मटेरियल से बने हैं जिस मटेरियल से अर्थ बनी है, माना जाता है। पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बना है, इसका कोई एक्चुअल प्रमाण है आपके पास, कोई एक्चुअल फैक्ट है, नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही चीज से बना है, इसी वजह से क्या इनडायरेक्ट सोर्स में आता है। हो गया, आगे चलें। अब देखो, अब आपकी हेडिंग है सिस्मिक वेव्स या फिर भूकंपीय तरंगे। सिस्मिक वेव्स या फिर भूकंपीय तरंगे। जो भूकंपीय तरंगे है इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपकी बॉडी वेव्स, और दूसरी आपकी सरफेस वेव, सरफेस वेव। ठीक है, जो बॉडी वेव है इनको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इसके अंदर एक आती है आपकी पी वेव, एक आती है आपकी अस वेव। ठीक है, जो सरफेस वेव है इसके अंदर आपकी आती है एल वेव। एल वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, लव और रेले। लव, रेले।
हिंदी में इसको बोलते हैं काया तरंग, उसको बोलते हैं धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग, इन सबको एक ही नाम लिखना है। रेले, हिंदी में भी इनको लव और रेले लिखना है। ये लव और ये रेले, RELEIGH, रेले। समझ में आ रहा है ना सभी को? इसको भी डाउट हो वो तुरंत बता देना। हो गया? चले आगे, अब इन एक एक को समझते हैं। सबसे पहले पी वेव को समझते हैं, उसके बाद में एस को, फिर एल को। ये हमारी अर्थ है। यहां पर मान लेते भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया तो भूकंप की तरंग जो होती है वो फैलती है। मान लेते हैं भूकंप की कोई वेव है, आकर पहली बार जो तरंग आती है, तो पहली बार जो तरंग अर्थ के सरफेस से टकराती है उसी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव। इसी का नाम पड़ गया पी वेव। क्या नाम पड़ गया? पी वेव, यानी कि प्राइमरी वेव। क्लियर? इसके बाद में इसके पीछे पीछे एक दूसरी तरंग और आती है, ये इसके बाद में आती है, इसका नाम क्या पड़ गया? सेकेंडरी वेव। बस भाई होशियार हो गया ये वाला है, पढ़ पढ़ के इंटेलिजेंट। ठीक है, पी वेव क्या है और एस वेव क्या है पता लग गया। इसके अलावा पी वेव और एस वेव में कुछ और भी डिफरेंस है, वो हम लिखेंगे तब आपको समझ में। तो पी वेव है और एस वेव है, जब ये दोनों आपस में मिलकर अर्थ से टकराती है तो अर्थ के सरफेस के ऊपर एक नई वेव की उत्पत्ति होती है, एक नई वेव ओरिजिन होती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। इसका नाम क्या पड़ता है? एल वेव। तो हिंदी में बोलते हैं लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव इंग्लिश में। अब ये दोनों जब यहाँ पर आकर टकराती है, एक नई वेव की उत्पत्ति होती है, जिसको क्या बोलते हैं? एल वेव। क्या बोलते हैं? एल वेव। जो एल वेव होती है, एल वेव होती है, देखो दोनों ये दोनों वेव्स जो है अर्थ के बॉडी के पार्ट से आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बॉडी वेव। अर्थ के बॉडी के पार्ट से आ रहे हैं इनको क्या बोल रहे हैं? बॉडी वेव। तो एल वेव है, एल वेव यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर इसकी ओरिजिन हुआ है, अर्थ के सरफेस पर इसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये यहाँ से करके पूरा एक चक्कर लगा के वापिस यहाँ तक आती है। इसी को क्या बोलते हैं? पूरे धरातल का एक चक्कर लगा रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं? एल वेव, धरातलीय तरंग। ठीक है, एल वेव और एस वेव दोनों आपस में टकराती है अर्थ के सरफेस के ऊपर, तो एक नई तरंग की उत्पत्ति होती है जिसे क्या बोलते हैं? एल वेव, धरातलीय तरंग। लॉन्ग वेव, प्राइमरी वेव। अब पहले लिख लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं आप। हिंदी वाले लिख लो पहले, पहले पी वेव हेडिंग डाल लो, पी वेव। पी वेव में लिखो ये अनुदैर्ध्य तरंग होती है। पहले हिंदी वाले लिख लेते, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है तथा माध्यम में संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती है। संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती है। इन्हें इन्हें
कर्षापकर्षी, कर्षापकर्षी तरंगे भी कहा जाता है। कर्षापकर्षी तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये ध्वनि तरंगों के समतुल्य है। ये ध्वनि तरंगों के समतुल्य है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका वेग औसतन औसतन 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इनका वेग औसतन औसतन एवरेज वेग, एवरेज स्पीड, वेग मतलब स्पीड, वेलोसिटी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह सभी माध्यमों में, यह सभी माध्यमों में गमन कर सकती है। सभी माध्यम के ब्रैकेट में लिख लेना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल, गैस। तथा इनकी गति, तथा इनकी गति ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। इनकी गति ठोस माध्यम में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, भूकंपीय तरंगों में, भूकंपीय तरंगों में ये सबसे कम विध्वंसक होती है। भूकंपीय तरंगों में ये सबसे कम विध्वंसक होती है। इंग्लिश वाले लिखो, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फास्टेस्ट अमंग द सिस्मिक वेव्स, फास्टेस्ट अमंग द सिस्मिक वेव्स। लास्ट पॉइंट है क्या, भूकंपीय तरंगों में सबसे कम विध्वंसक होती है। सेकेंड पॉइंट लिखो, रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी, रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी and are the least, L-E-A-S-T, and are the least destructive, least destructive among the earthquake waves, among the earthquake waves. Next point, the trembling caused due to among the earthquake waves, earthquake waves. Next point, the trembling caused, C-A-U-S-E-D, caused due to these waves in the up down direction, in the up down direction, ब्रैकेट में लिख लेना वर्टिकल। नेक्स्ट पॉइंट, they can वर्टिकल, तो जो तरंग है ना वो ऐसे करके चलती, ठीक है ना, ये अप डाउन वर्टिकल, आप ऐसे नहीं देखोगे, ये ऐसे करके, डायरेक्शन होती है अलग, आप सिर्फ नाम लिख लो, आपके नाम याद नहीं। नेक्स्ट, they can travel in all mediums, they can travel in all mediums, ब्रैकेट में लिख लेना सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट पॉइंट, the average velocity of these waves are 8 किलोमीटर पर सेकेंड टू 14 किलोमीटर पर सेकेंड, 8 kilometer for these waves
इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड टू 14 किलोमीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट लिखो वेलोसिटी वापिस। वेलोसिटी, वेलोसिटी करके सॉलिड, वेटर, लिक्विड और गैस, यानी कि इसकी सबसे ज्यादा स्पीड किसी, एक बार लिख लो बाद में समझा दूंगा साथ में। हो गया। तो पी वेव्स क्या है? पी वेव्स क्या है? जैसे अर्थ पे कोई भूकंप आया पहली बार, ठीक है, तो पहली बार अभी समझा देते हैं सारा डायग्राम पे। कहाँ गया वो, कहाँ गया वो? डायग्राम दिखाई दे रहा है कहीं? साफ तो नहीं कर दिया ना कहीं? चलो वापस बना देते हैं ना। ठीक है, यहाँ से भूकंप आया था और पी वेव्स आई, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइम जो वेव्स आ रही है उसी को क्या बोलते हैं? पी वेव, यानी प्राइमरी वेव। क्लियर? दूसरा, इस वेव की और क्या विशेषताएं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये वेव आती है, इसकी जो, ये जो इसका डिस्ट्रक्शन, ये डिस्ट्रक्शन क्या करती है? कम करती है। डिस्ट्रक्शन क्या करती है? कम करती है। अगर मैं इस फैन को चलाऊंगा, ऑन करूंगा, तो पहले क्या हल्का सा चलेगा, है ना, उसके बारे में स्पीड पकड़ना। उसी तरह से जब पहली बार जब ये तरंग निकलती है तो ये स्पीड क्या होती है? ठीक है, यानी ये जो डिस्ट्रक्शन क्या करेगी? थोड़ा कम करेगी। इसका डिस्ट्रक्शन क्या होगा? कम करेगी। दूसरा, इसकी जो चलती है वो, इसका दिशा क्या होती है? इसकी दिशा जो होती है वो इस तरह से चलती है, ठीक है, अप डाउन। हिंदी में इसको बोलते हैं श्रृंग एवं गृत, श्रृंग और इसको बोलते हैं ग्रत, ठीक है। श्रृंग और गृत में दिशा करती है अप एंड डाउन, ठीक है। अप एंड डाउन में ये चलती है। आगे चल के हमारे जो पत्थर होते हैं उनको ऐसे करके उड़ाती रहती है, ठीक है। इसके अलावा अब ऐसी डायरेक्शन और किसकी है? ऐसी जो डायरेक्शन है आप देखोगे तो वो किसकी है? ध्वनि तरंगों की। ध्वनि तरंगे भी कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इसी तरह से ये अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य मतलब जो ध्वनि तरंगों की जो दिशा है, फ्रीक्वेंसी होती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, और हमने क्या देखा? ये जो तरंगे होती है, टी वेव जो होती है, वो सभी मीडियम में चल सकती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। जो एल वेव की जो स्पीड है, अगर आप अगर आप सॉलिड वाले पार्ट पर चल रहे हैं तो वहां पर भी टी वेव्स चल सकती है। अगर आप पानी में चल रहे हैं तो पानी में भी टी वेव्स चल सकती है। यानी कि अगर कोई लिक्विड वाला पार्ट आ जाएगा तो वहां पर भी क्या चल सकती है? चल सकती है। कौन सी वेव? पी वेव्स। अगर कोई गैस का पार्ट आएगा तो वहां पर भी ये चल सकते हैं। कौन सी वेव? पी वेव। बस डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस क्या होता है? जो सॉलिड वाला पार्ट है, सॉलिड वाले पार्ट पर इसकी स्पीड ज्यादा होगी, लिक्विड वाले पार्ट पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, गैस वाले पार्ट पर और कम हो जाएगी, लेकिन चलेगी जरूर। पी वेव, पी वेव समझाया ना अभी तक? ये पी वेव चल रही है, ठीक है। तो पी वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में चल सकती है, बस इसकी स्पीड कम हो जाती है। ये हमारे अर्थ पर सबसे पहले पहुंचती है। इसकी जो तरंग होती है उसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग, या फिर ध्वनि तरंगों के समतुल्य होती है, साउंड वेव्स के समान होती है, ठीक है। लिख लो आप, इंग्लिश वालों ने शायद लिखा नहीं है। इट इज सिमिलर लाइक साउंड वेव, ठीक है। अब लिखते हैं नेक्स्ट, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, इसके बारे में लिखो। क्या? स्पीड तेज है लेकिन डिस्ट्रक्टिव, विनाश ये कम करती है, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय कम करती है इसकी, टी वेव की। हाँ, डिस्ट्रक्टिव, टी वेव का बताया। टी वेव डिस्ट्रक्टिव, लेस डिस्ट्रक्टिव लिखा ना आपने?
वेव वाले लिखो हिंदी में कि ये तरंगे पी तरंगों के पश्चात रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड होती है। अच्छा, भूकंप जब भी आता है तो उसको किस पैमाने पर मापा जाता है? सिस्मोग्राफ पर। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड किसके ऊपर किया जाता है? सिस्मोग्राफ पर। याद रहेगा, लिख लो या फिर अर्थक्वेक इज इक्वल्स टू सिस्मोग्राफ। अर्थक्वेक इज इक्वल्स टू सिस्मोग्राफ, भूकंप बराबर सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो भूकंप जो होता है वो किसके ऊपर मापा जाता है? सिस्मोग्राफ पर, मेजरमेंट इज। नेक्स्ट पॉइंट, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रकाश तरंगों से तुलनीय है। ये प्रकाश तरंगों से तुलनीय है। तुलनीय है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका औसत वेग, इनका औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यह केवल ठोस माध्यम में गति करती है। यह केवल ठोस माध्यम में गति करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पी तरंगों की तुलना में अधिक विध्वंसकारी है। ये पी तरंगों की तुलना में अधिक विध्वंसकारी है। इंग्लिश वाले लिखो, सेकेंडरी वेव्स पहला पॉइंट लिखो, दे आर रिकॉर्डेड सेकेंड ऑन द सिस्मोग्राफ। सेकेंड ऑन द सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड as transverse waves, as transverse waves or shear waves, SHEAR, or shear waves or distortional waves, distortional waves. It means the particle motion is perpendicular to the direction of wave propagation. Perpendicular to the direction of wave propagation. Wave propagation. Clear? एक काम करो, आप डायग्राम बना लो दोनों में, भूकंपीय तरंगों की आपकी जो पी वेव की दिशा और एस वेव जो चलती है ना, एक में आपने लिखा है प्रकाश वेव लाइट और एक में लिखा है साउंड, है ना, आपको नाम लिखा है ट्रांसवर्स। लेकिन इनका जो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट में देखोगे ना तो इन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो अलग अलग होती है। एस वेव है ना, एस वेव आपने जो डायग्राम बनाया ना वो एग्जैक्ट रूप में देखोगे ना तो वो किसका है? एस वेव का। एस वेव एग्जैक्ट ऐसे चलती है। तो पी वेव है ना, अगर आप उसको कोई एक डायग्राम चीज देखें तो वो आप स्प्रिंग समझ सकते हैं। स्प्रिंग मान लेते हैं, ये दीवार है, इसके यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है।
ऐसे करके कौन चलती है? ये चलती है पी वेव। वो मैंने पूरा भूकंप का बताया था। भूकंप के ऊपर जो रिकॉर्ड होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन आप एग्जैक्ट रूप में देखोगे, ऐसे कौन चलती है? एस वेव, और ऐसे कौन चलती है? पी वेव, ठीक है। आप ये डायग्राम बना लो, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं ग्रिथ। इंग्लिश वाले लिख लो इसको क्रस्ट और इसको ट्रफ। ये एस वेव में और ये पी वेव में, ये स्ट्रिंग, ये गर्थ, क्रस्ट, ट्रफ। अगली हेडिंग डालो, एल तरंगे। बोलो। साइंटिस्ट होते हैं, उनको पता लग जाता है। सिस्मोग्राफ पर सारा का सारा डायग्राम बनता है एक अलग। एक चीज अब लिखो, धरातलीय तरंगे। हेडिंग डालो धरातलीय तरंगे या फिर अयल तरंगे। अयल तरंगे, अल वेव्स, हिंदी वाले लिख लो। जब काया तरंगे यानी बॉडी वेव्स, जब काया तरंगे अल वेव्स के बारे में लिख रहे हैं, यानी धरातलीय तरंगे, एक ही बात है ना। जब काया तरंगे पृथ्वी की सतह की चट्टानों से टकराती है, पृथ्वी की सतह की चट्टानों से टकराती है, तब चट्टानों तथा काया तरंगों की अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप, अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप चट्टानों तथा काया तरंगों की अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। विशेष प्रकार की, बोलो। चट्टानों तथा काया तरंगों की अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप काया तरंग, क्या लिखा है? काया तरंगों की अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप, अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप, थोड़ा स्पीड लिखो बेटा आप। अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। विशेष प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है जो केवल धरातल पर गति करती है, जो केवल धरातल पर गति करती है।
नेक्स्ट पॉइंट, इनमें अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के गुण पाए जाते हैं, दोनों तरंगों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये सर्वाधिक विध्वंसक भूकंपीय तरंगे हैं, ये सर्वाधिक विध्वंसक भूकंपीय तरंगे हैं। सर्वाधिक विध्वंसक भूकंपीय तरंगे हैं। इंग्लिश वाले लिखो, द बॉडी वेव्स, द बॉडी वेव्स interact with the surface rocks, interact with the surface rocks and generate new set of waves called surface waves. Called surface waves. Next point, these waves move only the surface, move only along the surface. These waves move along only the surface. Hence, they lose energy more slowly with distance. More slowly along the surface. Hence, they lose energy. They lose energy more slowly with distance. More slowly with distance. Next point, they also called long period waves. Long period waves because of their long wavelength. Because of their long wavelength. क्या नहीं लिखा है? तरंग दैर्ध्य आ गया ना वो, लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, अब एक दो चीज और देख लेते हैं। देखो, आपको लव और रेले नहीं लिखवाया, अब लव और रेले किसका पार्ट है ये बता दिया। आपको थोड़ा बहुत जानना है तो बता देता हूं, लव और रेले, ठीक है, ये कहां पे होता है? अगल बगल। कोई सी भी कोचिंग होते तो अगल बगल देखते हैं, कोई है हमारे लिए, है ना। इसमें जो भी मूव होता है वो कहां पे होता है? अगल बगल, साइड बाय साइड। और जो रेले होता है तो वो क्या होगा? अप एंड डाउन में। इसमें जो रॉक्स में जो धक्का लगेगा वो कैसा होगा? अप एंड डाउन। तो इसमें जो रॉक्स में धक्का लगेगा वो कैसे लगेगा? साइड बाय साइड। क्लियर? इसी वजह से एल वेव्स होती है वो सबसे विध्वंसकारी होती है। एल वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, ये भी लिख लीजिए, एल वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। हिंदी वालों को लिखवा रखा है, इंग्लिश वालों को नहीं लिखा। एल वेव इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सर्वाधिक विध्वंसकारी तरंगे होती है। ठीक है, एल भी समझ में ये समझ में आ गया, लव और एल भी। अब एक दो चीज और समझ लेते हैं। जब भूकंप आता है, मान लेते हैं ये अर्थ है, मान लेते हैं अर्थ के जिस पार्ट में भूकंप आया है उसको क्या बोलते हैं, और जिस पार्ट पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया गया उसको क्या बोलते हैं। जब कभी भी आप न्यूज चैनल देखोगे तब आपको दो चीजें नाम कभी कभी सुनाई देगी। जिस क्षेत्र में सबसे पहले, जिस क्षेत्र में भूकंप आता है
जहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई है, जहां से भूकंप का ओरिजिन हुआ है, उसे क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। उस जब भूकंप आता है, जब भूकंप का ओरिजिन हो जाता है, भूकंप का ओरिजिन होने के बाद जो पहली किरण जहां पर अर्थ के सरफेस पर टकराती है, जहां पर भूकंप सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। आपने कई बार नाम सुना होगा पेपर में कि जब भूकंप आया तो उसका फोकस ये था, उसका एपिसेंटर ये रहा। ठीक है ना? ये सिर्फ नाम चर्चा में आता है। तो फोकस क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, थोड़ा आपके वैसे काम का नहीं था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। जो चीजें आपके काम की नहीं है उनको मैं छुड़वा रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन जो आपको चर्चा में आपको नाम सुनने में आता है तो मैं वो चीजें भी साथ में बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना? ये तरीका सही लग रहा है, फिर चेंज करें या फिर सिर्फ फैक्ट फैक्ट लिखा के छोड़ दो? थोड़ा ऐसी चीजें याद भी रही है ना। अब हम क्या देखते हैं, अब हम अर्थ का रियल डायग्राम देखते हैं। हमारी जो अर्थ है, भूकंप से हमें ये पता लग गया, हम जब ये असव्यव वगैरह सब पढ़ लेते हैं ना, तो इसके बारे में हमें एक अर्थ की एक इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाता है। हमें ये बात पता लग गई कि जो पी वेव है वो कहां पर चलती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पर। जो अस वेव है वो कहां पर चलती है, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड पर। ये लिक्विड और गैस पर नहीं चलती। तो हमें एक चीज पता लग गई। वो चीज क्या पता लगी? हमारा जो हमारी जो अर्थ है एग्जैक्ट किस चीज में बनी हुई है, वो चीज ऐसे करके बनी। मान लेते हैं ये हमने अर्थ का एक टुकड़ा निकाल लिया, तो ये इसको बोलते हैं क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, इसको क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है? हमारी अर्थ जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? क्रस्ट। फिर क्या मिलेगी? फिर क्या मिलेगी? कोर। क्लियर? इसके अलावा आप चाहो तो डायरेक्ट नाम याद रख लो, इसको हम सियाल, सीमा और निफे भी बोलते हैं। हिंदी वाले इसको ऐसे लिखना है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अगर मैंने असली हिंदी बोली तो आप प्रवार लिख लोगे, याद ही नहीं होना, हिंदी में लिख लो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे करके। ठीक है? क्रस्ट, मेंटल, मेंटल, कोर। अब देखो, इनका दूसरा नाम भी समझ सकते हैं आप, वैसे नाम नहीं है वैसे। इसके आगे आप लिख लो सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे, ऐसे लिखना है हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, और उनको ऐसे देवनागरी में नहीं लिखना है, सेम यही वर्ड लिखना है। इसका मतलब जो क्रस्ट है वो 2 मटेरियल से मिलकर बना है। किस किस से? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्लियर? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जो मेंटल है वो किससे बना है? सिलिका और मैग्नीशियम। और ये वाला निकल और आयरन। Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। सिंपल लग रहा है? अगर मैं आपको लिखवा देता कि जो कोर होता है वो आपका निकल और आयरन से बना हुआ होता है, आपने अभी तो याद कर लिया, क्या पेपर में ये चीजें आपको याद आ सकती थी? छोटी छोटी नहीं आ सकती, ये फैक्चुअल चीजें हैं, कैसे भी करके याद करना था। तो क्रस्ट को क्या बोलेंगे? सियाल। उसके बाद में सीमा, उसके बाद में निफे। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे। क्रस्ट, मेंटल, कोर, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है? अस आई फोर सिलिका, एम ए फोर मैग्नीशियम, सॉरी ए फोर एल फोर एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकल और आयरन। पहले थोड़ा बहुत पार्ट है वो लिख लेते हैं, कुछ पार्ट है वो लिख लेते हैं।
क्रस्ट का जो पार्ट है क्रस्ट में लिखो पहले, हेडिंग डालो क्रस्ट। हिंदी वाले लिख लेना। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका विस्तार, इसका विस्तार 30 से 35 किलोमीटर की गहराई तक माना जाता है। अब मैं भी आपको कुछ नाम लिखवाऊंगा, या पहले लिख लें, क्योंकि वरना अभी लिखूंगा तो आप वापस लिखवाओगे। अभी लिखो, बाद में डायग्राम बनाऊंगा तब लिखूंगा, पहले उसी को समझ ही लेते हैं ना। ये डायग्राम एक वापस बनाते हैं जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, हिंदी में बोलते हैं असंबद्धता। हिंदी में क्या बोलते हैं? असंबद्धता। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी। मान लेते हैं ये है आपका क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। तो ये पार्ट ये क्या कहलाएगा? क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर। हमने ये चीज तो पता लगी, भूकंप की जो तरंगे हैं, जब भूकंप की जब तरंगे आई तो अल वेव का तो इसमें कोई रोल नहीं होगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा पता लग गया? क्यों नहीं होगा कोई बताएगा? क्योंकि वो आउटर लेयर है जो अर्थ की सरफेस के ऊपर जाती है, और ये हमने अर्थ का इंटरनल वाला पार्ट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ आपको दो ही वेव दिखाई देगी, कौन कौन सी? पी और एस वेव। समझ में आ रहा है ना क्यों दिखाई देगी वो? ठीक है। अब हमने ये देखा कि जो इतनी गहराई से जो सिस्मोग्राफ होता है ना, वो पता लगाता है लगभग इतनी गहराई से आपको लगभग ये मूवमेंट दिखाई दे रहा है। उस मूवमेंट से पता लग जाता है कि यहाँ पर ये वेव है वो काम कर रही है, वो सिस्मोग्राफ अपने आप पता लगा लेता है, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ ने देखा, हम जब अर्थ के सरफेस से जब ऐसे ऊपर करके आ रहे हैं तो पहले यहाँ पर आपको तो पी वेव और एस वेव दोनों दिखाई दे रही है, पी वेव और एस वेव दोनों दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये वाला पार्ट कौन सा है? सॉलिड, ठीक है। उसके बाद में जैसे ऊपर आए एस वेव गायब भी हो गई, यहाँ पर सिर्फ कौन सी वेव दिखाई दी? पी वेव। कौन सी दिखाई दी? पी वेव। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? लिक्विड। गायब क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर एस वेव इसलिए काम नहीं करी क्योंकि एस वेव सिर्फ और सिर्फ किसमें काम करती है? सॉलिड में। वो लिक्विड में और गैस में नहीं काम करती। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। और जब ऊपर आए तो ऊपर आते ही वापस एस वेव वापस दिखने लगी, तो पी वेव और एस वेव वापस दिख गई। तो इसका मतलब ऊपर वाला पार्ट किसमें है? सॉलिड में। और ये तो हम आंखों से भी देख सके। क्या? एस वेव ये थोड़ी ना यहाँ से कोई बीच में गायब होगी, इसका मतलब ये थोड़ी ना यहाँ से बीच में गायब होने का मतलब वो अपने आप गायब होगी। गायब होने का मतलब ये है, कोई एस वेव जो होती है वो रिकॉर्ड किसके ऊपर होती है? अब यहाँ पर आई, इसका मतलब यहाँ पर तो दिखाई नहीं दे रही क्योंकि ये वाला पार्ट लिक्विड था। अब यहाँ पर इसलिए दिखाई दे रही क्योंकि एस वेव जो है वो सॉलिड वेव पर, सॉलिड पार्ट पर चल सकती है, सॉलिड पार्ट पर चल सकती है वो, ठीक है। इसी वजह से वो यहाँ पर दिखाई देने लगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पी वेव और एस वेव सॉलिड वाले पार्ट पर चलती है। समझ में आया? तो भूकंप हमारी सबसे ज्यादा हेल्प करता है अर्थ को समझने में, अर्थ के इंटरनल पार्ट को समझने में। एक नंबर पॉइंट। दो नंबर पॉइंट ये, जब कोई भी, जब कोई भी, अब लेकिन ये जो चट्टाने हैं ये सारी की सारी सेम नहीं है, के बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, ठीक है। मान लेते हैं ये रेगिस्तान का क्षेत्र है, मरुस्थल का, इससे हम डायरेक्ट कन्वर्ट किस में जाएंगे? फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। तो क्या आपको ये रेगिस्तान खत्म हो गया यहाँ से तुरंत जंगल स्टार्ट हो गया, ऐसे कभी देखा है? नहीं दिखाई देगा। आपको इन दोनों के बीच का कुछ ट्रांजिशन क्षेत्र दिखाई देगा, यहाँ पर लगभग थोड़ा बहुत आपको क्या दिखेगा? अब धीरे धीरे
ये रेगिस्तान खत्म होने लग गया। उसके बाद में आपको हल्की हल्की घास दिखाई देने लगेगी, उसके बाद में थोड़े थोड़े पेड़ दिखाई देने लगेंगे, उसके बाद में आपको फॉरेस्ट दिखाई देगा। तो ये जो बीच का क्षेत्र है इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। जो चीज कंटिन्यू थी वो कंटिन्यू ना होकर अब क्या हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, डिसकंटिन्यूटी। हिंदी में क्या बोलेंगे, असंबद्धता। पहले संबद्ध था, संबद्ध था, एक सीक्वेंस में था, अब सीक्वेंस में नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, असंबद्धता। असंबद्धता, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूटी। आपको सिर्फ नाम लिखवा दिया जाता है, कोनोरेड, रेपिटी, लेहमैन, ये सब। ये है क्या, असंबद्धता। ये क्या होता है ये नहीं पता, ऐसा नहीं करना, आपको पूरा पता होना चाहिए ये चीज ये होती है, ठीक है ना। दूसरा चीज, इसके बीच में भी कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। हम कहते हैं मैं तो अलग कलर ले सकता हूँ, आप नहीं ले सकते। यहाँ पर कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ठीक है। इन सभी के कुछ ना कुछ नाम दिए गए, जो डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है उन डिसकंटिन्यूटी के कुछ ना कुछ नाम है। वो नाम आपको कैसे याद रखने हैं वो देखते हैं। कोई कुछ भी पर्सनली नहीं लेगा, मैं किसी के ऊपर कोई व्यंग्य नहीं कर रहा, अपने अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। कुछ लोगों के अपने जीवन साथी मिल जाते हैं इस टाइम पीरियड में, और कुछ लोगों के नहीं मिलते। आजकल रेस भी चलती रहती है, हमें भी कोई मिल जाए तो अपना काम हो जाता है ना, ठीक है। इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, कोई मुझे आकर रेड गुलाब दे जाओ, कोई मुझे आकर रेड गुलाब दे जाओ। आपको ये सारी की सारी डिसकंटिन्यूटी याद हो गई अब, ठीक है। सारी डिसकंटिन्यूटी याद हो गई। क्या बोला, कोई मुझे रेड गुलाब दे दो या फिर दे जाओ, ठीक है। गो फॉर कोनोरॉड, एम फॉर मोहो, आर फॉर रेपिटी, जी फॉर गुटेनबर्ग। कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, सॉरी, ला दो, ठीक है। और एल फॉर लेहमैन, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, ठीक है। उसको मिला या नहीं मिला, लेकिन हमारा काम मिल गया हमें, ठीक है। को से क्या बनेगा, कोनोरोड, एम से मोहो, आर से रेपिटी, गुलाब से गुटेनबर्ग, ला से लेहमैन। ये मैंने सीक्वेंस में क्यों लिखवाया, सीक्वेंस में इसलिए लिखवाया क्योंकि आपके, एक तो आपको पता ये पूछ सकते हैं कि जो लेहमैन है ये किस किस के बीच पाई जाती है। इसको मैं अब छोटा करता हूँ, इतना दिमाग लगाने के पीछे कोई रीजन ऐसे नहीं लिखी है। मैं इसको सी लिख दूं, कोनोरेड, उसके बाद में मुझे से मोहो, मोहो, कोई मुझे रेड, आर रेपिटी, कोई मुझे रेड गुलाब, जी, जी फॉर गुटेनबर्ग, लेहमैन, ला दो, एल फॉर लेहमैन, क्लियर। अब आपसे कोई पूछ ले, अब आपसे कोई पूछ ले कि कोनोरेड जो है, कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है, तो ये पूरा क्रस्ट का है, तो ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट इन दोनों के बीच में पाई जाती है, क्लियर, क्लियर। आपसे कोई पूछ ले कि लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है, ये कौन सा पार्ट है, कोर का, इसका मतलब ये अपर कोर और लोअर कोर के बीच में पाई जाती है। आपसे कोई पूछ ले कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहां पाई जाती है, ऊपर वाला पार्ट क्या है और नीचे वाला क्या है, कोर, तो मेंटल और कोर के बीच में कौन सी पाई जाती है, गुटेनबर्ग। कैसा लगा, झकास। आज बना लो डायग्राम, कल हम इसको समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है।
अरे कल लिख लेंगे यार, टाइम हो गया, सर क्लास लेने वाले। मजा आने लग गया क्या? मजा आ गया क्या नहीं आया? हाँ बेटा, और ऊपर करो। अच्छा, इनका इंग्लिश में नाम लिखो या फिर लिख लोगे? बोल दो ना बेटा। कॉर्नर रोड, हो, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। कैसा लगा पढ़ के, मजा आया या फिर नहीं आया? क्या अनुराग?